चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इवोपरेशन। ठीक है, इवोपरेशन क्या होता है हमने देखा था डेफिनेशन स्टार्टिंग में, या आप जनरल लाइफ बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इवोपरेशन मतलब क्या, लिक्विड का, जो वाटर का लिक्विड स्टेट होता है वो किस में चेंज हो जाती है, इवोपरेशन के कारण। इवोपरेशन के लिए कारण वाटर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड से लिक्विड टू गैस। ठीक है, किससे चेंज हो जाता है, लिक्विड टू गैस। ठीक है, क्यों होता है ये, एक कूलिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके एटमॉस्फेयर में बहुत गर्मी हो गई है ना, तो वाटर क्या करता है, अपना एक लेटेंट हीट दे देता है। ठीक है, जिससे पानी क्या हो जाता है, आपका लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में आ जाता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जो पानी देता है। ठीक है, पानी क्या देता है, अपना पानी दे देता है, वो गर्म हो जाता है तो अपना पानी दे देता है थोड़ा सा, क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए एटमॉस्फेयर को। क्या देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है 585 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ओके, ये क्या करता है, ठंडा रखने के लिए एटमॉस्फेयर को इवोपरेशन होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी लिख लेंगे हम, इसको अच्छे से लिख लेंगे। इवोपरेशन क्लियर है, बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। तो सबसे पहला फैक्टर क्या लगता है आपको जो अफेक्ट करता होगा, है ना, गर्मियों में ज्यादा इवोपरेशन होता है, आपको लगता है ऐसा, टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि, है ना, गर्मी ज्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। कैसे अफेक्ट करेगा टेम्परेचर, डायरेक्टली या इनवर्सली? ऑब्वियसली डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इवोपरेशन या रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर है टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, है ना। डिटेल में और लिख लेंगे हम इसको नोट्स में बाद में। नेक्स्ट है टेम्परेचर के बाद अब हम देखेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है भाई, है ना, इसमें क्या होता है, आपका जो इवोपरेशन रेट है ना, वो कैसे अफेक्ट होगा, वो होगा डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। जैसे आपने सॉइल पढ़ा होगा, सॉइल मैकेनिक्स, है ना, उसमें हम क्या देखते हैं, सॉइल देखते हैं। सॉइल के भी दो चीज होती है, या तो आपको सॉइल एकदम ड्राई स्टेट में मिल जाएगी, उसको क्या बोलते हो आप, ड्राई सॉइल। ठीक है, या तो आपको सैचुरेटेड सॉइल भी मिल जाएगी, मतलब जिसमें पानी क्या हो, भरा हो, है ना। तो सैचुरेटेड सॉइल में आप और पानी भरोगे तो क्या हो जाता है, वो सबमर्ज हो जाती है ना, डूब जाती है पानी के अंदर, है ना। सैचुरेटेड के बाद और पानी डाल सकते हो क्या आप उसको सैचुरेशन स्टेट में रखने के लिए, जैसे ही आपने और पानी डाला वो सबमर्ज में आ जाएगी। क्लियर है, सेम चीज होती है हमारी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर के पास भी कुछ पानी होल्ड करने का शक्ति है, ठीक है, या कैपेसिटी है। ठीक है, तो वो उतना पानी ही होल्ड कर सकती है जो कि क्या है, आपका सैचुरेटेड वेपर प्रेशर EW, उतना ही होल्ड कर पाएगी। ये क्या है, एक्चुअल वेपर प्रेशर। तो सैचुरेटेड और एक्चुअल के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इवोपरेशन मेरा हो सकता है। ठीक है, अब इसको और अच्छे तरीके से एक और बार समझेंगे कि जैसे सॉइल में कुछ पानी है, मान लो 20% पानी भरा हुआ है, तो मैं उसमें 80% पानी और डाल सकता हूं। वैसे ही एटमॉस्फेयर की भी मान लो क्षमता है 100% की, लेकिन अभी उतना ही इवोपरेशन हुआ है कि वो 50% अवेलेबल है, उसमें 50 अभी भी जगह खाली है।
तो ऑब्वियसली मैं अभी भी भर सकता हूं, है ना। सेम मेरे पास एक गोडाउन है मान लो, जिसमें मैं 100 बोरी रख सकता हूं, है ना। गोडाउन हो गया मेरा एटमॉस्फेयर, 100 बोरी रखना क्या हो गई उस गोडाउन की कैपेसिटी। एटमॉस्फेयर के केस में वो 100 बोरी क्या हो गई, वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। लेकिन मैंने अगर उसमें 50 ही बोरी रखी है तो मैं 50 और रख सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर वो पूरी की पूरी 100 बोरियों से भरा हुआ है तो क्या इवापोरेशन होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 0 हो गया, अगर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी 100 है मान लो और एक्चुअल वेपर प्रेशर भी 100 है, तो इवापोरेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्लियर है। तो वेपर प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है? सैचुरेटेड माइनस एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिचुएशन इवापोरेशन रेट के। वो जितना ज्यादा होगा इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है वो है हमारा विंड। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करेगा वो क्या है? विंड। अब विंड कैसे अफेक्ट करता है? मान लो ये मेरी वाटर बॉडी है, ठीक है, नॉर्मल वाटर बॉडी है, पानी है इसमें, ठीक है। अब सन भी है यहां पे, ठीक। क्या हो रहा है? सन के हीट के कारण इसमें इवापोरेशन हो रहा था और यहां का वेपर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया एकदम, है ना। ज्यादा वेपर आ गई यहां पे, यहां का वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब और ये इवापोरेशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहां ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर में पहुंच गया मान लो, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, इवापोरेशन ज्यादा हो गया, यहां ज्यादा क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, एटमॉस्फेयर सैचुरेटेड वेपर जोन में पहुंच गया। अब और नहीं हो पा रहा है इवापोरेशन, लेकिन तभी क्या हुआ? तभी वहां पे हवा चल गई, ठीक है, विंड आ गई। विंड आने से क्या होगा? मान लो ये विंड आ गई इस साइड की, तो जितना भी वेपर प्रेशर इस वाटर बॉडी के ऊपर था या जितना भी ह्यूमिडिटी या जितना भी बोल रहे हो क्लाउड फॉर्मेशन इसके ऊपर था, वो विंड के कारण कहां चला जाएगा? विंड के कारण यहां से शिफ्ट होके यहां कहीं आ जाएगा। ये क्लियर है, क्योंकि ये तो बहुत हल्के होते हैं ना विंड के कारण, तो ये क्या हो जाएंगे? यहां आ जाएंगे और यहां का सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन कब होगा ये? जब विंड चलेगी, है ना। तो विंड चलने से क्या हो रहा है? कैसे अफेक्ट कर रही है विंड मेरे इवापोरेशन रेट को कैसे अफेक्ट कर रही है? डायरेक्टली बोल सकता हूं मैं, डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, या फिर एक ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये हम देख लेते हैं यहां पे विंड की स्पीड, या इस साइड हम रख लेते हैं इवापोरेशन, ठीक है, इस साइड हम रख लेते हैं इवापोरेशन रेट और इधर हम रख लेते हैं विंड, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, शुरू में जैसे जैसे विंड बढ़ रही थी इवापोरेशन भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, ठीक है। इवापोरेशन भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, क्योंकि यहां से क्या हो रहे थे? सारे क्लाउड्स जाते जा रहे थे, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन आएगी जब सारे क्लाउड्स चले जाएंगे, उसके बाद आप विंड को जितना भी बढ़ा दो, इवापोरेशन तो एक कांस्टेंट रेट से ही होने लगेगा ना फिर, क्लियर है। मान लो बहुत सारी विंड आई, ये सारा जो वेपर प्रेशर था ऊपर का चला गया, खाली हो गया सब कुछ, ठीक है। अब तो जितनी भी विंड आ जाए, मेरा जो इवापोरेशन रेट है वो कैसा होगा? वो एक कांस्टेंट लेवल पे ही चलेगा, क्लियर है। तो शुरू में भले इवापोरेशन बढ़ रहा था विंड के साथ साथ, लेकिन उसके बाद मैं विंड जितना भी बढ़ा दूं इवापोरेशन रेट क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगा, क्लियर है ये फैक्टर। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम। नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी कब आती है? ज्यादातर कहाँ रहती है? सी एरिया के पास ज्यादा होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कुछ नहीं है, क्या है? वेपर प्रेशर ही है। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, मतलब एटमॉस्फेयर में
ज्यादा पानी है, पहले से ज्यादा पानी है, तो अब और एटमॉस्फेयर ले पाएगा क्या? बहुत कम ले पाएगा। ऑब्वियसली अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, मतलब एटमॉस्फेयर में पानी पहले से प्रेजेंट हो, तो और पानी लेने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवोपरेशन कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी से इवोपरेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी इवोपरेशन उतना ज्यादा होगा, या इसके वाइस वर्सा आप बोल सकते हो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवोपरेशन उतना ही कम होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है, मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एक लेक है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है और डेप्थ उसकी कम है, या डेप्थ भी ज्यादा है मान लो, ठीक है, दोनों चीज है। नहीं, दूसरी एक और लेक है जिसका सरफेस एरिया इतना ही है और डेप्थ भी इसके बराबर है, मतलब दोनों की डेप्थ सेम है, ठीक है, दोनों की डेप्थ सेम है इन दोनों की मान लो, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। तो बताओ इवोपरेशन किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा? सॉरी, ठीक है, इवोपरेशन किस में ज्यादा और किस में कम होगा? इसमें ज्यादा है सरफेस एरिया, है ना, तो सन के पास ज्यादा एरिया आ गया हीट को लेने के लिए, तो ऑब्वियसली जिसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया या एरिया जो एक्सपोज हो रहा है बाहर की तरफ वो अगर कम है तो इवोपरेशन भी कम होगा। क्लियर है फैक्टर? ठीक है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवोपरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया कम है तो इवोपरेशन कम। तो सरफेस एरिया से कैसे वेरी करता है इवोपरेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा तो ज्यादा, सरफेस एरिया कम तो कम। डेप्थ को हमने कांस्टेंट ले लिया है तब होगा ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है वो है सॉल्यूबल सॉल्ट। नेक्स्ट है सॉल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, सॉल्यूबल सॉल्ट कैसे अफेक्ट करता है? सॉल्यूबल सॉल्ट मतलब अगर पानी में नमक घुला हुआ है, ठीक है, पानी के अंदर नमक घुला हुआ है तो उसको इवोपरेट करना क्या हो जाएगा? और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे अफेक्ट करेगा ये। अगर पानी में सॉल्यूबल सॉल्ट SS ज्यादा है तो इवोपरेशन कम होगा। ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू रिवर वाटर, सी वाटर का इसके कारण इवोपरेशन कम होगा। ठीक है, भले उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, बाकी फैक्टर अगर आप कांस्टेंट रख दो रिवर और सी में तो ऑब्वियसली सी का क्या होगा? कम होगा। क्या? इवोपरेशन। ठीक है, और रिवर का ज्यादा होगा क्योंकि उसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स कम मिले होते हैं, समुद्र में सॉल्युबल सॉल्ट्स ज्यादा मिले होते हैं। ठीक है, लास्ट फैक्टर देखते हैं हम, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, सरफेस एरिया देख लिया हमने, अब डेप्थ देखते हैं कैसे वेरी करती है। ठीक है, मान लो दो हैं, एक है मेरी सोलो लेक, ठीक है, या कम गहराई वाली लेक, एक है मेरी डीप लेक। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं हम समर में, गर्मियों में। ठीक है, गर्मियों में क्या होगा? ऑब्वियसली ये लेक डीप है तो इसको गर्म करने में क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, या ये ज्यादा टाइम लेगी गर्म होने में एज कंपेयर टू शैलो वन, है ना, जो कम गहरी है वो जल्दी से गर्म हो जाएगी और जो ज्यादा गहरी है उसको ज्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में। ठीक है, तो गर्मियों में किस में ज्यादा होगा इवोपरेशन? गर्मियों में जो शैलो लेक होगी उसमें इवोपरेशन ज्यादा होगा और जो डीप लेक होगी उसमें इवोपरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि ये ठंडी को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू
छोटी बॉटल को, है ना, 2 बॉटल पानी ले लो आप, एक आधा लीटर ले लो, एक 1 लीटर ले लो, ठीक है, दोनों को फ्रिज में रख दो, है ना, 1 घंटे के लिए, दोनों ठंडी हो जाएंगी। अब दोनों को बाहर रख दो आप, तो देखोगे आप जो आधा लीटर वाली बॉटल है वो पहले गर्म होगी एज कंपेयर टू 1 लीटर वाली बॉटल पे, ठीक है। तो ये तो था समर का केस, ठीक है। अब आ जाते हैं विंटर के केस में, अब आ जाते हैं हम विंटर के केस में, ठीक है। अब इसको समर रहने देते हैं यहां पे, समर। अब हम देखते हैं विंटर, ठंडियों में क्या होगा, ठीक है। विंटर, ठंडियों में क्या होगा, अब ये लेक तो बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है ना, तो ठंडियां जब आएंगी, है ना, तो ये तो गर्म रह चुकी होगी गर्मियों के कारण। अब ठंडियों में इसको ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगेगा गर्म से, है ना, गर्म से ठंडा होने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो छोटी बॉटल है या जो मेरा छोटा पॉन्ड है वो क्या होगा, वो तुरंत ठंडा हो जाएगा ठंडियों में, है ना। तो इसमें इवोपरेशन क्या होगा ठंडियों में, इसका इवोपरेशन कम हो जाएगा ठंडियों में और इसका इवोपरेशन ठंडियों में बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी लेक को ठंडे होने में टाइम लगेगा एज कंपेयर टू स्मॉल लेक। क्लियर है? चलिए अब इसके नोट्स लिख लेते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा, चलिए आइए जो अभी तक हमने पढ़ा उसका नोट्स लिख लेंगे। तो हमने इवोपरेशन देखा, इवोपरेशन क्या था, इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट एट फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। क्या होता है इवोपरेशन में, वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो अपनी स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, और ज्यादा तेजी से मूव करने लग जाते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सरफेस से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और सरफेस को छोड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो कूल कर सके आसपास के टेम्परेचर को, ठीक है। और उसके लिए उनको कितना लगता है, 585 कैलोरीज पर ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमने देखा था टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है लिखेंगे, रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द वाटर टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल क्या होंगे, और तेजी से भागेंगे और जल्दी जल्दी क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर उस सरफेस से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए उनको लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होना होगा। तो टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नोट कर लेंगे इसका नोट्स। नेक्स्ट देखेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, क्या होता है इसमें, इवोपरेशन रेट कैसे वेरी करता है, ये सैचुरेटेड माइनस एक्चुअल के बीच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा, ठीक है। अगर वो सैचुरेशन स्टेट में आ गया तो इवोपरेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हमने, विंड। विंड क्या करती है, विंड डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देती, वो क्या करती है, जो भी एटमॉस्फेयर लिखेंगे, विंड हेल्प्स इन रिमूविंग द इवोपरेटेड वाटर वेपर फ्रॉम द जोन ऑफ इवोपरेशन एंड सब्सिक्वेंटली क्रिएट्स ग्रेटर स्कोप फॉर इवोपरेशन, ठीक है। क्या करता है ये, ऊपर जो सैचुरेटेड मास जमा हुआ है उसको हटा देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये हेल्प कर रहा है इवोपरेशन में। लेकिन इफ द विंड वेलोसिटी इज लार्ज इनफ टू रिमूव ऑल द इवोपरेटेड वाटर वेपर, देन फर्दर इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी डज नॉट इन्फ्लुएंस द इवोपरेशन, है ना। मैंने ग्राफ बना के बताया भी था आपको कि क्या होता है, उसके बाद जितनी भी आप विंड वेलोसिटी डाल दो उसके बाद इवोपरेशन एक कांस्टेंट लेवल पे ही चलेगा। अगर वो उसने पूरी हटा दी है, ऑल द इवोपरेटेड वाटर वेपर अगर पूरा हटा दिया है तब ऐसा केस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सॉल्युबल सॉल्ट। व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर वाटर। ऑब्वियसली आप अगर कोई सॉल्ट डाल दोगे पानी में तो क्या करेगा, वो चेंज करेगा उसकी प्रॉपर्टी को, जैसा कि सॉल्ट चेंज करता है अगर कोई भी सॉल्यूट मिला दे तो, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है, ठीक है। हेंस कॉजेज रिडक्शन इन द रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल उतनी तेजी से नहीं भागेंगे,
तो उतना ज्यादा इवोपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सारी कंडीशन आइडेंटिकल हैं तो भी सी वाटर में 2 से 3% लेस होता है इवोपरेशन एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा था ह्यूमिडिटी और सरफेस एरिया, है ना। क्या थे ये? ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको बताया था डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, या तो आप लिख सकते हो हीट स्टोरेज इन वाटर बॉडी, बात एक ही है ना। तब मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में डेप्थ में समझाया था। हीट स्टोरेज में देखेंगे तो क्या होगा, डीप वाटर बॉडीज हैव मोर हीट स्टोरेज देन शैलो वंस, ठीक है। आप इसको घर में भी करके देख सकते हो। अगर एक कटोरी में पानी उबालोगे तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा एज कंपेयर टू मैं अगर कोई 5 लीटर की गंजी में पानी उबालता हूं, क्योंकि 5 लीटर पानी को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू एक छोटी कटोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसने क्या बोला कि जो लार्ज वाटर बॉडी होंगी उनमें हीट स्टोरेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शैलो वन। अ डीप लेक में स्टोर रेडिएशन। अब ये सब जब डीप लेक स्टोर कब करेगी सारा हीट एनर्जी? समर में, है ना। और रिलीज कब करेगी? विंटर में, है ना। तो देखेंगे अ डीप लेक में स्टोर रेडिएशन एनर्जी रिसीव इन समर एंड रिलीज इट इन विंटर कॉजिंग लेस इवोपरेशन इन समर, ठीक है। समर तो क्या हो गया, उसको गर्म करने में ही ज्यादा चला गया ना, इवोपरेट तो उसको कम कर पाया वो, तो उसका इवोपरेशन कब होगा? मोर इन विंटर एज कंपेयर टू शैलो लेक्स, ठीक है। और शैलो लेक में क्या होगा? शैलो लेक में समर में ज्यादा होगा इवोपरेशन एज कंपेयर टू विंटर, वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन ये इफेक्ट क्या होगा? सीजनल होगा। अगर आप एनुअल इवोपरेशन में देखोगे तो बहुत ही थोड़ा सा फर्क आएगा इस इवेंट का, ठीक है। वही लिखा था हमने, इफेक्ट ऑफ हीट स्टोरेज इज एसेंशियल टू चेंज द सीजनल इवोपरेशन, ठीक है, रेट एंड द एनुअल इवोपरेशन रेट इज शेल्डम इफेक्टेड, मतलब बहुत कम इफेक्ट होगा एनुअल इवोपरेशन रेट एज कंपेयर टू सीजनल वन। क्लियर है? नोट डाउन कर लेंगे सारे नोट्स।